हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 9, 10th, 11, 12th सभी के लिए जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आए हैं वो संपूर्ण ग्रामर के लेकर आए हैं। इनमें आज हम रिक्त स्थान सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुविकल्पीय सभी क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रिक्त स्थान सॉल्व करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो रिक्त स्थान है इनको देखते रहें। यह रिक्त स्थान आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है आयत की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। तो हमें बताना है कि जो आयत की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो जो आयत की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं वो अपने 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका 8 हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो आयत की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, किसकी दृष्टि से? आयत की दृष्टि से। किसके प्रकार हैं? जो वाक्य के प्रकार हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आयत की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। याद रखना है कितने होते हैं? 8 होते हैं। आइए अगला देखते हैं। रमेश क्या लिखता है? क्या है? रमेश क्या लिखता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो रमेश क्या लिखता है इसमें कौन सा वाक्य है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ का यूज हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसको क्या है? ये होगा एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्या? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे है रमेश क्यों लिखता है। तो रमेश क्या कर रहा है? क्यों लिख रहा है, मतलब हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। याद रखना है जिसमें हम प्रश्न पूछें वो प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक शब्द होते हैं आपके क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब इत्यादि जो हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो इसमें रमेश क्या लिखता है, इसलिए है कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है बाजार जाओ, खालिस्तान सूचक वाक्य है। जो बाजार जाओ आपसे कहा गया है, बाजार जाओ मतलब आपसे आज्ञा दी जा रही है। बाजार जाओ, जाओ मतलब आप जाओ। तो क्या है? इसमें आपको आज्ञा दी जा रही है। यह कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। तो हम देख रहे हैं जिसमें प्रश्न पूछने की बात कही जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य है, और जिसमें आपको आज्ञा दी जाए, आपको कहा जाए कि ये काम करो, तो वो आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया है। आइए अगला है हमारा समास खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें आप कहते हैं अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। ठीक है, तो ये कितने प्रकार हो गए? अपने 6 हो गए। हम बताते हैं कि अब जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आइए समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के जो भेद हैं वो समास के भेद भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। और समास भी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो वही भेद कहलाते हैं समास के, और वही समास के प्रकार कहलाएंगे। तो इसका आंसर हमारा दोनों का क्या हो गया है? 6 हो गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कम से कम 2 शब्दों या पदों का मेल खालिस्तान कहलाता है। तो कम से कम 2 शब्दों का या पदों का मेल हो वहां पे हम समास कहते हैं। क्या कहेंगे? समास कहते हैं। जहां पे 2 शब्दों या पदों का मेल हो उसे समास कहते हैं। लेकिन संधि क्या है? किसी का वर्णों का मेल हो, जब अक्षरों का मेल हो तो वर्णों का मेल हो उसे संधि कहेंगे। लेकिन यहां से पूछा गया है कि कम से कम 2 शब्दों व पदों का, किसका? शब्द या 2 शब्दों से मिलकर एक पद बन जाता है, या पदों का मेल हो उसको हम समास कहेंगे। तो क्या कहेंगे? समास कहेंगे। आइए अगला हमारा है कि खालिस्तान समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हो? तो ऐसा जो है वो आपका द्वंद्व समास है। इसमें हम कहते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे माता पिता, तो माता और पिता कैसे हैं? दोनों शब्द यहाँ पे क्या है? प्रधान हो गए। हानि लाभ, हानि लाभ, माता पिता, हानि लाभ हुआ, माता पिता हुआ। तो ये है जैसे हानि लाभ, हिंदी इंग्लिश, आजकल, दिन रात, क्या हो गया? दिन और रात। तो ये कौन से समास के उदाहरण हैं? दिन और रात कौन से समास के उदाहरण हैं? जी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो दिन रात दोनों पद कैसे हैं? इसमें दोनों पद प्रधान हैं। तो ये क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका आंसर आपका था द्वंद्व। क्या था? द्वंद्व। तो इसका आंसर आपका द्वंद्व हो जाएगा।
द्वंद्व। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है कि चौराहा में खालिस्तान समास है, तो कौन सा पूछा जा रहा है आपसे? चौराहा। तो चौराहा में आपका कौन सा समास होगा? तो चौराहा में जो है हमारा वो द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और यहाँ पे जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद कैसा होगा? अक्षर, मतलब जो संख्यात्मक होगा। तो जहां पे संख्यात्मक होता है उसमें क्या है, जो है आपका चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा मतलब चार राहों का समूह। तो पहले आपकी संख्या आ रही ना चार, इसलिए है कौन सा होगा? आपका द्विगु समास होगा। तो इसका आंसर आपका द्विगु समास हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य जो है आपका कितने प्रकार का होता है? तो हमें बताना है जो प्रबंध काव्य होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबंध काव्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रबंध काव्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है श्रव्य काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो श्रव्य काव्य कितने प्रकार का होता है? तो हम जानते हैं कि श्रव्य काव्य जो है वो भी तीन प्रकार का होता है। तो श्रव्य काव्य कितने प्रकार का होगा? श्रव्य काव्य तीन प्रकार का होगा। आइए अगले देखते हैं। अगला है हमारा रमणीयात, रमणीयात प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? कि रमणीयात प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। तो जो ये परिभाषा है ये पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। किसकी है? पंडित जगन्नाथ ने कहा था कि काव्य के संबंध में, काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था कि रमणीयात प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। और जो आचार्य विश्वनाथ है इनकी परिभाषा आप जानते हैं कि आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो आचार्य विश्वनाथ जो कहते हैं वो रसात्मक वाक्यम काव्यम। और जो जगन्नाथ जो इन्होंने कहा था, इनने कहा था जगन्नाथ ने कि रमणीयात प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला है कि रश्मि रथी खंड काव्य खालिस्तान की रचना है। तो जो रश्मि रथी खंड काव्य है ये किसकी रचना है? तो जो रश्मि रथी खंड काव्य है जी हमारे दिनकर जी की रचना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कवि दिनकर। तो रश्मि रथी जो रचना है वो किसकी है? कवि दिनकर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो दिनकर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो रश्मि रथी रचना है ये किसकी है? दिनकर जी की है। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को खालिस्तान कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन घुमाया गया है थोड़ा सा कि जिसमें विस्तृत कलेवर हो, विस्तृत माने जिसमें किसी व्यक्ति के जो संपूर्ण जीवन का चित्रण हो, उसको हम महाकाव्य कहते हैं। कौन सा काव्य कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण है उसको हम महाकाव्य कहेंगे। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि महाकाव्य किसे कहते हैं? मतलब जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का क्या है? सम विस्तृत कलेवर होता है उसको हम महाकाव्य कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महाकाव्य। क्या हो जाएगा? महाकाव्य इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो जी आपका महाकाव्य हो गया है। आइए अगला हम देखते हैं कि जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे हम कौन सा काव्य कहते हैं। तो इसमें बताया, पूछा गया है आपसे जिसमें क्या हो, पिछले और अगले गद्य का कोई भी पारस्परिक संबंध ना हो तो उसको हम कौन सा गद्य कहते हैं। तो उसको हम कहेंगे मुक्तक काव्य, क्योंकि मुक्तक काव्य जो होता है वो आगे और पीछे के जो छंदों से मुक्त होता है, अपने आप में एक स्वतंत्र रचना होती है, उसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। तो जो मुक्तक काव्य है आपका वो आगे और पीछे गद्यों से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है, अपने आप में मुक्त होता है। जिसका किसी में संबंध ना हो वो अपने आप में मुक्त ही होगा। तो ये क्या है? जो पिछले और अगले में जिसका किसी में संबंध ना हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मुक्तक काव्य कहेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका मुक्तक काव्य हो जाएगा। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य इसका आंसर होगा। आइए अगला हमारा है कि नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन काव्य में कहलाता है। तो किसी नायक के जीवन की किसी एक घटना, अब बात किसी कही गई है, किसी नायक के जीवन की कोई एक घटना, अब जिसकी एक घटना की बात हो और वो हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाए उस काव्य को हम क्या कहते हैं? तो उस काव्य को हम खंड काव्य कहेंगे, क्योंकि खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन की
एक घटना का वर्णन होता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना का यदि वर्णन है तो उसको हम खंड काव्य कहते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से किया माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी जो कविता है उसका प्रारंभ हम कब से मानते हैं? तो आपको इसका पता होना चाहिए कि जो आधुनिक हिंदी कविता है उसका हम प्रारंभ किसमें देखना है? संवत में हमें देखना है। तो संवत 1900 से मानते हैं। तो 1900 संवत से, कब से? 1900 संवत से हम आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ मानते हैं। तो याद रखना है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है। कब से माना जाएगा? 1900 से आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है, अगला जो है वो है अभिनय तत्व की प्रधानता खाली स्थान काव्य में होती है। तो ऐसा काव्य जिसमें अभिनय तत्व की प्रधानता होती है, किसकी अभिनय तत्व की प्रधानता हो, वो क्या काव्य कहलाता है? तो वो हमारा दृश्य काव्य कहलाएगा। कैसा काव्य कहलाएगा? दृश्य काव्य कहलाएगा। तो जिसमें अभिनय तत्व की प्रधानता हो वह दृश्य काव्य कहलाएगा। तो इसका आंसर जो है वो दृश्य काव्य आपका हो जाएगा। आइए अगला है हमारा कि शब्द गुण शब्द शक्ति खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो शब्द गुण और शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द गुण है या शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्ति आपकी होती है। आइए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है, अगला है जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो गुण काव्य में जोश, क्या है? जोश और ओज उत्पन्न करे उसको हम क्या कहेंगे? तो जोश और ओज उत्पन्न करे उसको हम ओज गुण कहेंगे। क्या है? ओज गुण। क्या है? ओज गुण हम उसको कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ओज गुण हो जाएगा। तो ये जो आंसर है क्या है? इसका आंसर जो होगा वो है ओज गुण। क्या है? ओज गुण इसका आंसर हो जाएगा। तो जो गुण काव्य में जोश और ओज पैदा करे उसी को हम ओज गुण कहेंगे। आइए अगला है, काव्य में रस का आयत खाली स्थान स्वीकार किया गया है। तो काव्य में रस का, किसका? रस का क्या स्वीकार किया गया है? तो काव्य में जो रस होता है उसको हम आनंद कहते हैं। मतलब क्या है? आनंद। तो काव्य में रस का आयत आनंद स्वीकार किया गया है। मतलब जिसको हमें सुनने में और पढ़ने में आनंद आए उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो काव्य में जो रस का आयत क्या है? आपका आनंद है। तो काव्य में रस का आयत आनंद माना जाता है। आइए अगला हम देखते हैं, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो हम उसको कौन सा वाच्य कहते हैं? तो जब क्रिया का रूप, किसका? क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले, क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले उसको हम कर्म वाच्य कहेंगे। कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्म वाच्य कहेंगे। क्योंकि जो क्रिया का रूप है किसके अनुसार बदल रहा है? कर्म के अनुसार बदले तो उसको हम कर्म वाच्य कहेंगे। आइए अगला हमारा है, अगला जो है हमारा वो है कि वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक खाली स्थान का ध्यान रखा जाता है। तो वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक किसका ध्यान रखा जाएगा? तो सबसे अधिक जो है वो क्रिया का ध्यान रखा जाएगा। किसका रखा जाएगा? क्रिया का ध्यान रखा जाएगा। तो वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक किसका ध्यान रखा जाता है? तो क्रिया का ध्यान रखा जाता है। तो वाच्य में किसका ध्यान रखा जाएगा? क्रिया का ध्यान रखा जाएगा। आइए अगला हमारा है कि समुच्चय बोधक शब्दों को खाली स्थान कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक शब्दों को योजक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? योजक कहा जाएगा। याद रखना है कि समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनको हम योजक कहते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्दों को योजक कहा जाएगा। आइए अगला है, संधि के खाली स्थान भेद होते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि होती है। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और अगली विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो जो संधि हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो संधियों के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला है, विद्यालय में खाली स्थान संधि है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय जो है स्वर संधि होगी। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि आपकी है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा, अगला होगा
विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य खालिस्तान कहलाते हैं। तो किसका? विलक्षण अर्थ का। कौन से अर्थ का? विलक्षण अर्थ का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो मुहावरे कहलाते हैं। जो विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुहावरे हमारे कहलाते हैं। आइए अगला हम देखते हैं कि उड़ती चिड़िया पहचानना क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना खालिस्तान कहलाता है। तो उड़ती चिड़िया जो पहचानना है वो हमारा मुहावरा कहलाएगा। क्या क्या पहचान रहे हैं? उड़ती चिड़िया मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना है। तो जी क्या कहलाएगा? जी आपका मुहावरा कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है आपका मुहावरा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, आगे है विद्यार्थी कक्षा में विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया है। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? तो विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं मतलब यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी? सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि विद्यालय क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए है सकर्मक क्रिया है। विद्यालय स्कूल में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आइए अगला है शब्द शक्ति के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो जो शब्द शक्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार की जो शब्द शक्ति है वो होती है। तो याद रखना है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होगी। आपकी जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है। अगला हमारा है जीवनी खालिस्तान की लिखी जाती है। तो जीवनी किसकी लिखी जाती है? जीवनी क्या स्वयं की लिखी जाती है या किसी महान पुरुष की लिखी जाती है? तो जीवनी जो है किसी महान पुरुष के बारे में लिखना क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा किसी महान पुरुष के बारे में लिखना जीवनी कहलाता है। तो जीवनी क्या है? किसी महान पुरुष के बारे में कोई जानकारी लिखना ही जीवनी कहलाती है। तो जीवनी किसकी लिखी जाती है? किसी महापुरुष की लिखी जाती है। आइए अगला हमारा है एकांकी में खाली स्थान अंक होते हैं। तो कहने की जरूरत ही नहीं है, एकांकी में 1 अंक होता है। तो 1 अंक वाली रचना को हम एकांकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो 1 अंक वाली रचना को एकांकी कहा जाएगा। अगला नायक और नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन खालिस्तान रस कहलाता है। तो नायक और नायिका के संयोग और वियोग का जो रस होगा वो आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। तो इसका आंसर जो है आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संयोग और वियोग की बात हो रही है। तो जो श्रृंगार रस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पे श्रृंगार रस की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रृंगार। अगला वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका उत्साह होता है। क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। और जो रौद्र है वो क्रोध का होगा। रौद्र का क्या होगा? रौद्र का क्रोध होगा। तो किसका? रौद्र का आपका क्रोध हो जाएगा। और वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह वीर रस का हो जाएगा। अगला है आपका स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को खाली स्थान कहते हैं। तो जिस कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को हम विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका विभव होगा। क्या होगा? विभव। तो स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को हम विभव कहते हैं। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को विभव कहा जाता है। आइए अगला हम देखते हैं कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहा जाता है। तो कविता के रचना विधान को क्या कहा जाता है? तो इसको छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। तो कविता के रचना विधान को हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। कविता के रचना विधान को छंद कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं कि बार बार मुह लाली बुलावा, बाह बाह मुह लागी बुलावा, पंक्ति में अलंकार कौन सा अलंकार होगा? तो बाह बार 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 मुह लागी बुलावा में आपका पुनरुक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है वो 2 बार आ रहा है। तो किसी शब्द की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो कौन सा अलंकार होगा? आपका होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आइए हम अगला देखते हैं रहेरी शब्द खालिस्तान का समान आयती है। तो रहेरी किसका समान आयती है? तो हम
कहेंगे अरहर। जो अरहर होती है उसको हम क्या कहते हैं, रहरी बोलते हैं। तो जो है अरहर का समानार्थी है रहरी। तो रहरी किसका है, अरहर का समानार्थी शब्द हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा पिता की हत्या करने वाला खालिस्तान कहा जाता है। तो पिता की जो हत्या कहता है वो पितहंता कहलाता है। पितहंता, तो इसका आंसर जो है वो पितहंता हो जाएगा। तो पिता की हत्या करने वाला पितहंता कहलाता है। आइए अगला है इस लोक से संबंधित खालिस्तान, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है। तो इस लोक से संबंधित के लिए है, कौन सा शब्द है, तो इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द कौन सा है, वो है एहिक। क्या है, एहिक जो है वो इस लोक से संबंधित शब्द है। तो कौन सा है, एहिक। कौन सा है, एहिक जो है वो इस लोक से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एहिक हो जाएगा। क्या है, एहिक जो है इस लोक से संबंधित अर्थ को एहिक कहते हैं। आइए अगला हमारा है कि महल के भीतर, महल के भीतरी भाग को, किसको, महल के भीतरी भाग को कहा जाता है। तो महल जो होता है उसके भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं, तो उसके भीतरी भाग को हम अंतः कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः। छत नहीं कहेंगे, छत तो ऊपरी भाग को कहते हैं, भीतरी भाग को, अंदर के भाग को हम अंतः कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना अंतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतः हो जाएगा। तो महल के भीतरी भाग को हम अंतः कहते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला हम देखेंगे कि सुबह के बाद का समय, खाली सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या है। तो सुबह के बाद का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो सुबह के बाद क्या आती है, दोपहर। क्या आती है, दोपहर जो है वो सुबह के बाद के शब्द को हम कहते हैं। तो अब जानते हैं कि दोपहर सुबह के बाद के शब्द को कहते हैं दोपहर। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है कि छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के दो प्रकार होते हैं, बैणक छंद और एक मात्रिक छंद। तो छंद के कितने प्रकार हो गए हमारे, छंद के जो हैं वो दो प्रकार हो जाते हैं, एक बैणक छंद है और एक मात्रिक छंद है। आइए अगला हमारा है कि चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो जिसमें चार चरण होते हैं और जिसमें समान मात्राएं होती हैं, तो समान मात्राओं वाले को सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहेंगे, समान मात्राओं वाले को हम सममात्रिक छंद कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सममात्रिक छंद हो जाएगा। हम आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ लेकर आए हैं, ये आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आल व्याकरण की आपके मिक्स वस्तुनिष्ठ हैं। यदि आप इनको हल कर लेते हैं तो आपकी वार्षिक परीक्षा में जो जितने वस्तुनिष्ठ आपके आने हैं वो यहीं से आपके आने की संभावना बनती है। तो आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रखें और अपनी हिंदी की तैयारी अच्छी करते रहें। तो आइए अगला देखते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती हैं। तो 16-16 मात्राएं जो हैं वो किसमें होती हैं, आपको बताना है कि 16-16 मात्राएं जो होती हैं वो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला है इसी प्रकार का कि जो आपका खालिस्तान छंद की क्या है, खालिस्तान छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्रा हो तो वो चौपाई ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से पूछ सकता है या इस प्रकार से आपको दोनों प्रकार याद रखना है कि जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हों उसको हम चौपाई कहते हैं। आइए अगला है सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं। तो सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो सोरठा है जो है उसमें हम 4 चरण देखते हैं। तो 4 चरणों वाले को हम सोरठा कहते हैं। तो हमारे जो रिक्त स्थान है वो सभी रिक्त स्थान हमने हल कर लिए हैं। तो आप जो वीडियो है ध्यान से देखते रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए हम इतना ही। आगे वीडियो में हम जो है सत्तासत और सही जोड़ियां और एक शब्द में उत्तर लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।